तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अलजेब्राइक मेथड्स हैं जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारा कंसेप्ट था ग्राफिकल मेथड का, जिसमें हम ड्रॉ करके देख रहे थे। साथ ही साथ हमने कंडीशन भी समझा था इसमें, जहां हमने कोफिशिएंट्स के रेशियो के साथ देखा था कि जिससे हम एस्टैब्लिश कर पाएँ कि दो लाइंस पैरेलल हैं या उनके यूनिक सॉल्यूशन है या दोनों एक दूसरे पे ही लाई करते हैं। सिमिलरली अब हम अलजेब्राइक मेथड से आगे बढ़ेंगे। अलजेब्राइक मेथड में पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को रिप्लेस करना या सब्स्टिट्यूट करना। मान लीजिए एक प्रॉब्लम है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा कुछ मान लीजिए ऐसा एक वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा जिसको आप कन्वर्ट करेंगे तो वो इस तरह की इक्वेशन में आ जाएगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो है हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स में। पहले इसे देखते हैं। अब इसे हमें ग्राफिकली नहीं बल्कि अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। ये एक और बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए पहले हम किसी एक इक्वेशन को लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3 माइनस 2y, इसे हम 1 बोलते हैं, a b। हमने एक इक्वेशन से ये वैल्यू निकाला कि x इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब x का जो ये वैल्यू इक्वेशन a से आया उससे जब हम इक्वेशन b में सब्स्टिट्यूट कर दे के वैल्यू निकालेंगे तो जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस बोल रहे हैं। x इक्वल टू 3, यहाँ पे हम पुटिंग x इक्वल टू 3 माइनस 2y फ्रॉम 1 इंटू b। अब x के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 3 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये देखिए जैसे हमने सब्स्टिट्यूट करा ये हमारा रिड्यूस हो गया। इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और तो जैसे ही हमने x के जगह पे y को सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारा रिड्यूस हो गया, फॉर्म में आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया हम उसे सीधे इक्वेट कर पाए, जहाँ इस इक्वेशन में हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो है y इक्वल टू 0। तो जब y इक्वल टू 0 आ गया हमारा तो हमें इस इक्वेशन से पता है फ्रॉम 1 x इक्वल टू 3 माइनस 2y सिंस y इक्वल टू 0 देयरफॉर y इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 3। देयरफॉर सॉल्यूशन हो गया हमारा x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0। तो इस मेथड को जहां हमने x किसी एक इक्वेशन से x को y में चेंज किया, यहाँ x को y के टर्म्स में लिखा और सेम फिर x को हमने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो और जैसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमने बेसिकली उसे एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में रिड्यूस कर दिया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जैसे रिड्यूस हो गया हम उसे सीधे सॉल्व कर पाए और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। तो ये है हमारा तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड का। जो दूसरा एक और मेथड है वो हमारा है एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है बहुत ही कॉमन सेंस का एक तरह से मैं कह सकता हूँ मेथड है। ये इक्वेशन आपको दे रखा है, आपने x इक्वल टू 3 माइनस 2y लिखा, x इक्वल टू 3y आपको जैसे ही पता चल गया x इक्वल टू 3 माइनस 2y, आपने इस इक्वेशन में x के जगह पे y का वैल्यू रख दिया, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया और जैसे ही आपने x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो आपका b रिड्यूस हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और आपने सॉल्व कर पाए। जो दूसरा मेथड है वो है जो एलिमिनेशन मेथड। उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं?
उसके लिए भी आपको जो सेट ऑफ जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप ध्यान से देखिए। जो पहला इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 6 और जो दूसरा है वो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। तो एलिमिनेट करना है हमें इसमें, तो हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाएँ एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। जब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात बोल रहा हूँ और आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम जो पहला इक्वेशन है उसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 2 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 और जो दूसरा था हमारा वो था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये अब हमारा दो इक्वेशन, एक को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया और जो दोबारा बी जो फॉर्म दिया हुआ था उसने हमने वापस यहाँ लिख दिया। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करें बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन का मेथड है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम करते आए हैं, 2 प्लस 2 2 प्लस 3 जो भी हमारा सिंपल एक मेथड है। यहाँ हमने इसको माइनस कर रहे हैं तो सब साइन मैंने माइनस कर दिया, तो 2x माइनस 2x 0 हो गया, 4y माइनस 3y y हो गया और 6 माइनस 6 0 हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू 0 हो गया। तो ये बड़ी आसानी से हमने एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया जो है y इक्वल टू 0। जैसे ही हमारा y इक्वल टू 0 का वैल्यू आया, ये y इक्वल टू 0 हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन a। जैसे ही a में पुट करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज़ करके भी हमारा सेम सॉल्यूशन आया था और ये एलिमिनेशन मेथड में यूज़ करके भी हमारा सेम सॉल्यूशन ही आ रहा है। तो बेसिकली ये डिफरेंट तरीके हैं आंसर पहुंचने में। ये एलिमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा आसान पड़ता है इसमें सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में, क्योंकि हमने सीधे आप एक देख सकते हैं कि x है, ये 2x है, अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो हमारा x का जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा और जैसे ही एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया तो हमारा एसेंशियली वो एक फॉर्म बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसे हम सीधे सॉल्व करके हमारा एक वैल्यू आ गया। जैसे ही हमारा एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया उसे हम अगेन अपने इनिशियल किसी भी एक लाइन में पुट करके अपने दूसरे कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन है जो सब्स्टिट्यूशन जो एलिमिनेशन मेथड से हमने किया। अगेन ये थोड़ा प्रैक्टिस का मेथड है, आप जैसे जैसे इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक स्टेप वाइज मेथड है जहाँ पे आपने x को y के टर्म्स में लिखा, फिर जो x को आपने y के टर्म्स में लिखा है उसने उस सेम को आपने दूसरे इक्वेशन में पुट किया और सॉल्व कर लिया। तो वहाँ पे बहुत मेथडोलॉजिकल है, आपको सिर्फ x को y के टर्म्स में लिखना है और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ये थोड़ा आपको देखना होगा कि आप कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि आपका जो इक्वेशन ऐसा फॉर्म हो जाए जिससे आप प्लस या माइनस करने पे सॉल्व कर पाएँ। मान लीजिए इसको ये ऐसा एक सवाल होता और 3x प्लस 5y इक्वल टू 10। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करें या फिर किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को a1 a2 या b1 b2 किसी का आप एलसीएम ले लें। फिर ये अगर आप कर सकते हैं तो जब एलसीएम लेंगे आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता होगा, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे जाने के लिए आपको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है उससे आप रेस्पेक्टिव इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ 4 3 है, एलसीएम इसका 12 हो जाएगा। एलसीएम अगर 12 हो जाएगा तो इस पर 12 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 12 करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या फॉर्म आ जाएगा, 12x प्लस 9y इक्वल टू 36 और ये हो गया हमारा
12x प्लस 20y इक्वल टू 40। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं क्योंकि 12x है हमारे पास, 12x कट गया, माइनस 20y ये हो गया माइनस 11y इक्वल टू -4, देयरफॉर y इक्वल टू 4/11। जब हमारा 4/11 आ गया, y इक्वल टू यही 4/11 का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे आप चाहे इसमें पुट करें या इसमें पुट करें। तो अगर इसको आप समझने की कोशिश करें कि हम दोनों में से किसी एक में भी पुट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब ये दोनों जो लाइंस बन रहे हैं वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट है, जो सॉल्यूशन है, वो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी में भी पुट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे लाई करता है। तो यही विजुअलाइज करना जरूरी है। जब आदमी बोले कि किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो आंसर आ जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, और किसी में डालने से क्यों आ रहा है? क्योंकि वो यही पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे इसको थोड़ा अगर आप मैं समझाऊँ, जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आपने दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर दें, एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक सवाल ये आना चाहिए दिमाग में कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली में जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है उसे तो हम चेंज कर दिया हमने। ये इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? 12x प्लस 9y इक्वल टू 36। और ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा? 12x प्लस 20y इक्वल टू 40। ये मान लीजिए कोई L3 L4 हो गया। ये हमारा शुरू का लाइन था L1 L2। यहाँ पे हम अलजेब्रिक मेथड देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको ग्राफिकली भी समझ पाएँ। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट से पूरे इक्वेशन को, तो हमारा जो नया लाइन बन रहा है वो और कुछ नहीं है, वो एक्चुअली एक कोइंसिडेंट लाइन का ही इक्वेशन हम लिख रहे हैं। क्योंकि जैसा आपको याद होगा, मैंने शुरू में लिखा था, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हैं, दो लाइन कोइंसिडेंट होने का मतलब होता है वो दोनों लाइन सेम है। तो अगर हम आप इसे देखें तो अब हम L3 और L1 को कंपेयर करते हैं। जैसे ही हम L3 L1 को कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए जैसे किसी के दिमाग में आया कि ये दोनों तो डिफरेंट इक्वेशन हो गए, तो क्या ये दोनों डिफरेंट लाइंस भी हैं? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप देखिए L1 L3 को मैंने क्या बोला था कि आप सॉरी, ये इसको मैं हटा देता हूं, ये नहीं है वो लाइन, ये लाइन है। तो अगर मैं L3 और ये L1 को कंपेयर करूं, अगर कोई पूछ रहा है कि ये दोनों अलग अलग लाइन है और मैं बोल रहा हूं नहीं है, तो दोनों सेम लाइन होने का मतलब है दोनों का जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 शुड बी इक्वल टू C1/C2। तो चेक कर लेते हैं। 4/12 1/3, 3/9 1/3, 12/36 1/3। तो A1 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो जब हम किसी भी लाइन को किसी कांस्टेंट से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब हम एसेंशियली एक और उसी के कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो बेसिकली इन द सेंस हम सेम इक्वेशन का ही लाइन लिख रहे हैं। लेकिन ऐसे अलजेब्रिकली सॉल्व करने में उससे हमें सहूलियत हो जाती है, क्योंकि हम एलिमिनेट कर पाते हैं एक वेरिएबल को। लेकिन इसे आप ध्यान में रखें, और हमेशा आपने सवाल पूछें कि अगर हम मैथ्स में कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक वैसा ही स्टेप है जिससे आपके सॉल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक एक्सटेंशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का या एलिमिनेशन मेथड का, जैसा मैं कहूँ। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अगेन हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अलजेब्रिकली। तो एलिमिनेशन मेथड से हम आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने क्या बोला
कि आप जो कोफिशिएंट है x और y, किसी एक का कोफिशिएंट चूज़ कर लें जिसका आप एलसीएम निकालना चाहते हो। सपोज हमने यहाँ पे देखा हमने x के कोफिशिएंट को हम चाहते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम x को एलिमिनेट कर लें। x को एलिमिनेट करने का मतलब है इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं उसका जो एलसीएम है उसे हम निकाल लें। तो इसके कोफिशिएंट है a1 और a2, इसका एलसीएम हो गया a1 a2, a1 इंटू a2, a1 a2। जब a1 a2 इसका एलसीएम हो गया तो इसे a1 a2 चेंज करने के लिए हमें इसको a2 से मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करते हैं मल्टीप्लाइंग multiplying 1 by a2, we get a1 a2 x, a2 b1 y plus c1 a2 is equal to 0. Similarly, multiplying 2 by 2 को हम a1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, बाई a1। इसे हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। इसलिए हमारा आ गया a1 a2 x प्लस a1 b2 y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया 4। अब 3 और 4 में हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 का मतलब है ये माइनस। तो हमारा जो x टर्म्स है वो क्रॉस आउट हो जाएगा, हमारा y टर्म्स बच जाएगा। तो y को मैं ऐसे लिखता हूँ, y को मैंने बाहर ले लिया, कोफिशिएंट्स हो जाएगा हमारा a2 b1 माइनस a1 b2 प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर और y a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू, मैं इस साइड को RHS में ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा a1 c2 माइनस c1 a2। Therefore, y is equal to a1 c2 minus c1 a2 by a2 b1 minus a1 b2। ये हमारा आ गया जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। c1 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों बेसिकली सेम है। अगर मैं यहाँ से दोनों साइड से माइनस कॉमन लेके काट दूँ तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो एक एक्सटेंशन है एलिमिनेशन मेथड का। और जब मैं y इक्वल टू ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूँगा तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसे एक सिंपल तरीके से याद रखने का तरीका ये है x by b1 c2 minus b2 c1 is equal to y a1 c2 minus c1 a2 is equal to 1 by a2 b1 minus a1 b2। इनफैक्ट ये इस तरह का सवाल आपको डायरेक्टली आएगा भी नहीं और आपको ये चीज़ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसका यूज़ कहीं दूसरी जगह पड़ता है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमने शुरू में एक ग्राफिकल केस में ये कंडीशन लिखा था कि अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है, या अगर a1 by a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो उसका मतलब होता है दोनों के बीच का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो जब हम इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एंड वाई के सॉल्यूशन को कोफिशिएंट्स के टर्म में, तो हमें ये समझने में बड़ी आसानी होती है जो पहले हमने ग्राफिकल कंडीशन पढ़ा था।
मान लीजिए यहाँ पे हमारा जब वैल्यू आया y इजकल टू a1 c1 माइनस c1 a2 बाई b1 a2 माइनस a1 b2, तो ये एक मैथमेटिकल रेस्ट्रिक्शन है जो आपका कोई जो डेनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डेनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो आपका ये जो पूरा वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका कोई वैलिड वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई एक वैलिड वैल्यू हो y का, तो इसका मतलब है वैलिड वैल्यू y का होने का ज़रूरत है a2 b1 माइनस a1 b2 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये डेनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसी को मैंने यहाँ लिखा, इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। और a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू a1 b2 और b1 बाई b2 शुड नॉट बी इक्वल टू a1 बाई a2। तो यही हमारा वो कंडीशन आ गया कि अगर हमें इसे एक सॉल्यूशन चाहिए किसी भी दो लाइन से, तो हमारा a1 a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 b2। ये हम यहाँ से अल्जेब्रिकली भी प्रूफ कर पा रहे हैं कि अगर a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तब हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। और इसी कंडीशन को हम उस ग्राफिकल कंडीशन में भी हमने समझने की कोशिश की थी। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सिग्निफिकेंस यही है। इसको एक और केस पॉसिबल है, अगर मान लीजिए एक ऐसा केस, जब हमने दूसरा वाला केस पढ़ा था जहां a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 था, वहां पे दो सब केसेस पॉसिबल थे कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब वो दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है हमारा, इसको मैं राइट साइड लेकर के लिखूंगा तो a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2। इस केस में जब हमारा ये डेनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, उस केस में हमें सॉल्यूशन के लिए ये देखना होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि हमारा अगर ये जीरो हो गया तो हमें इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इसे जीरो करते हैं, न्यूमरेटर को a1 c2 माइनस c1 a2 इज इक्वल टू 0 या a1 c2 इज इक्वल टू a1 बाई a2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो जब हम इन दोनों कंडीशंस को मिलाएं, अगर जहां में हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 यानी कि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, लेकिन साथ में हमारा न्यूमरेटर भी अगर जीरो है, न्यूमरेटर जीरो हो जा रहा है, तो हमारा ये जो कंडीशन बना a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये हमारा कंडीशन हो गया कोइंसिडेंट लाइन का, जहां हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। सिमिलरली अगर हमारा ये जीरो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, लेकिन हमारा जो न्यूमरेटर है वो जीरो नहीं हो पा रहा है। जब न्यूमरेटर जीरो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है हमारा कोई डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं है, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा है हमारा y का, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जा रहा है, पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस केस में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्या मतलब था कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो वो नेचुरल एक्सटेंशन है यहाँ का, जहाँ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो है, लेकिन बट a1 बाई बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाता है, जहाँ हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे हमें पैरेलल लाइंस मिलते हैं, और पैरेलल लाइंस मिलने का मतलब है जहाँ कोई वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, जो हमने यहाँ पे अलजेब्रिकली देखा। इसका एक और तरीका ये भी है, अगर आप a1 a2 अगर मान लीजिए हम मान के चलते हैं, ये कंडीशन तो हम समझ गए कि अगर a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। दूसरा कंडीशन था जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 था। इस कंडीशन में हमको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, उस एक तरीके से हमने समझा, एक और तरीका मैं बताता हूँ। इक्वल टू हम k मानते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, इसको मैं k मान लेता हूँ, तो हमारा a1 इक्वल टू हो गया k a2 और b1 इक्वल टू हो गया हमारा k b2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को
मैं फर्स्ट इक्वेशन में लगता हूँ। a1 इजकल टू हमारा हो गया k a2x प्लस k b2y प्लस c1 इजकल टू 0। k कॉमन ले लेता हूँ मैं, a2x प्लस b2y प्लस c1 इजकल टू 0। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखें। यहाँ पे हमारा इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 सेम है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे a2x और b2y k से मल्टीप्लाइड है और दूसरा यहाँ पे हमारा c1 है, यहाँ पे हमारा c2 है। तो अगर इस केस में हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए है तो ये हम देख सकते हैं, अगर हमारा c1 का वैल्यू k c2 हो, इफ c1 इजकल टू k c2 होगा, तो हमारा इक्वेशन 3 का जो है उसको हम ऐसे लिख पाएंगे k a2x प्लस b2y प्लस k c2 इजकल टू 0। k कॉमन ले लेंगे, 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ये कि हमारा उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एसेंशली इस फॉर्म को हम रिड्यूस कर सकते हैं इक्वेशन 2 के फॉर्म में, अगर हमारा c1 इजकल टू k c2 हो, k1 इजकल टू k c2 हो। तो ये हमने क्या यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू k इजकल टू c1 बाई c2। सो ये जब कंडीशन हो गया तो एसेंशली हमारा जो लाइन है वो लाइन 2 के बराबर हो गया, जो हमने यहाँ फॉर्म में दिखाया। तो जब दो लाइन सेम हो गए, इसका मतलब वो दोनों कोइंसिडेंट लाइन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, जिसका ये कंडीशन है a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सिमिलरली अगर यहाँ पे a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2, यहाँ पे c1 नॉट इक्वल टू रहता k c2, तो जो एक भी सॉल्यूशन हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता, वो दोनों पैरेलल लाइंस हो जाते और हमारा एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है हमारा, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, जो बहुत ही मेथडोलॉजिकल है, आप x को y के टर्म्स में लिखे, दूसरे इक्वेशन में आपने वो वैल्यू डाला, वो वैल्यू जैसे ही डाला तो दूसरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, आपने सॉल्व कर लिया। या दूसरा जो एलिमिनेशन मेथड है, आपने x के कोफिशिएंट या y कोफिशिएंट को चूज़ किया जो ईजी है देखने में, उन दोनों के कोफिशिएंट्स का एलसीएम निकाला, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस या माइनस किया, आपने एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया और सॉल्व कर लिया। तो ये जो पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का वो एक एक्सप्रेशन है a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस समझने के लिए काम आता है कि कैसे वो ग्राफिकल कंडीशंस को मीनिंग देता है। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।